हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कंटिन्यूअसली लैब असिस्टेंट यानी प्रयोगशाला सहायक भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के लिए फिजिक्स भौतिक विज्ञान की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। आप सभी लोग लगातार मेरे साथ में जुड़ करके अपनी फिजिक्स को अच्छा बना रहे होंगे, उसके कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे हैं और अपने दिमाग के अंदर इन चीजों को जो है एक तरीके से आप बिठा पा रहे होंगे कि हमें जो है फिजिक्स के अंदर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं और क्या कॉन्सेप्ट क्या कहता है। ये चीजें आपके समझ में आ गई होगी, है ना। हम बात करें तो हमने जो है इससे पहले दो टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, स्थिर वैद्युतिकी और विद्युत धारा वाला टॉपिक। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी, और जिसकी शुरुआत मैंने करी थी कल, और जिसके अंदर कल मतलब आपका जो अपना अल्टरनेट डेज पर आ रही है भौतिक विज्ञान की क्लास, तो जो लास्ट क्लास हुई थी उसके अंदर हमने उसमें बात करी थी कि जो हमारा सूक्ष्मदर्शी होता है, माइक्रोस्कोप होता है, वो क्या होता है। और जो सूक्ष्मदर्शी है वो दो प्रकार के होते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो सरल सूक्ष्मदर्शी जो है, सिंपल माइक्रोस्कोप है, उसको हम समझ चुके थे, उसके मैग्निफिकेशन को समझ चुके थे यानी आवर्धन को, और वह कैसे निकाला जाएगा उसके जो दो अलग अलग केस थे उनको भी अपन ने समझ लिया था। आज मैं बात करने वाला हूं कल की ही क्लास का पार्ट टू है। पार्ट टू इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है, ये देख रहे होंगे आप, क्लास 23 ही है लेकिन उसका पार्ट टू है, क्योंकि आज हम बेसिकली वही चीज पढ़ने वाले हैं जो कल हमने थोड़ी सी पढ़ ली है। और आज हम पढ़ने वाले हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मैं प्रवीण सिंह लैब असिस्टेंट एलडीसी पीटेट आईआईटी जेई मेंस एसएससी एमटीएस आरआरबी एएलपी जैसे एग्जाम्स में सिलेक्टेड हूं, और इन एग्जाम्स में किस प्रकार से मैंने अपना चयन करवाया है फर्स्ट अटेम्प्ट में, और मैंने जो है मात्र 20 साल की उम्र में जो है कैसे लैब असिस्टेंट की नौकरी को ले लिया था, और उसके बाद मैं लगातार आपको पढ़ाने का कार्य कर रहा हूं। मुझे टीचिंग में ही इंटरेस्ट है और आगे भी मैं अपना कैरियर इसी में बनाने वाला हूं। इसलिए तो आप लोग जो है हमारे कंटेंट को देख सकते हैं। प्रीवियस के कंटेंट को हम 2018 से ही जो है लैब असिस्टेंट की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अपने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, कि आखिर ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जो है ये होता क्या है और ये कैसे बनता है और इसका डायग्राम कैसा होता है, ये सब चीजें हम जानेंगे। कल हमने जो सरल सूक्ष्मदर्शी पढ़ा था, उस सरल सूक्ष्मदर्शी के अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो उसके अंदर केवल और केवल एक उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। कितने? एक उत्तल लेंस का, ठीक है, एक उत्तल लेंस का हम उपयोग कर रहे थे। अब ये तो सीधी सी बात है कि एक उत्तल लेंस की पावर या कैपेसिटी कितनी होगी मैग्नीफाई करने की। मान लेते हैं 50 जो है गुना ये मैग्नीफाई कर सकता है, लेकिन अगर मुझे 60 गुना मैग्नीफाई करके किसी चीज को देखना है तो फिर क्या करूं। तो इसके लिए आगे जाकर के वैज्ञानिकों ने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का जो है आविष्कार किया, या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का जो कॉन्सेप्ट है उसको लाया गया, और इसके अंदर हम दो लेंसों का उपयोग करते हैं। कितने? दो लेंसों का उपयोग करते हैं, और इसकी जो आवर्धन क्षमता है वो सरल सूक्ष्मदर्शी के तुलना में अधिक होती है, ठीक है। चलिए तो अब जो है आप अपनी कॉपी के अंदर नोट्स बनाना शुरू करिए। तो आप सभी लिखेंगे अधिक आवर्धन के लिए, अधिक आवर्धन के लिए, अधिक आवर्धन के लिए दो लेंस का उपयोग, दो लेंस का उपयोग करते हैं, करते हैं, जिससे जिससे
क्या होगा, जिससे दो लेंसों के संयुक्त दो लेंसों के संयुक्त संयुक्त प्रभाव से आवर्धन संयुक्त प्रभाव से आवर्धन बढ़ता है। इसे इसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। इसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। इसके अंदर दो लेंसों का उपयोग किया जाता है, जिससे इसकी आवर्धन क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। बस यही फर्क है सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अंदर, ज्यादा कोई बड़ा फर्क नहीं आता है। ठीक है, चलिए इसमें लिखेंगे अब, इसमें इसमें कम फोकस दूरी इसमें कम फोकस दूरी तथा तथा कम द्वारक कम द्वारक वाले कम द्वारक वाले दो समान अक्ष दो समान अक्ष समान अक्ष के अवर्णक अवर्णक का मतलब है जो बिना किसी कलर का हो, है ना, मतलब व्हाइट कलर के, ऐसा नहीं कि कोई लाल पीले कलर का, इस टाइप का कोई कलर का नहीं, अक्ष के अवर्णक उत्तल लेंस। ठीक है, इसमें भी लेने तो उत्तल लेंस ही है, दोनों के दोनों उत्तल लेंस होते हैं। क्लियर। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होगा, तो इसके अंदर दो लेंसों का उपयोग किया जाता है, जिससे कि इनकी आवर्धन क्षमता जो है वो बढ़ जाती है, और जो है फिर आवर्धन क्षमता बढ़ने से सरल सूक्ष्मदर्शी से भी ज्यादा ये उपयोगी होते हैं। इनके अंदर दो कम फोकस दूरी के और कम द्वारक वाले जो है उत्तल लेंस को लिया जाता है, और इनके दोनों के माध्यम से संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का निर्माण होता है। यह संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कैसा दिखेगा, अब इसकी बात करते हैं। ये रहा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का डायग्राम। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, आपको अच्छे से दिखाई देगा। एक मिनट, है ना, ये लीजिए, अब दिख रहा होगा। ये है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। इसके अंदर क्या होता है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। मैं रेड पेन कर देता हूं पूरा। ये देखिए, अब इसके अंदर क्या होगा, बेसिकली एक अपने पास में जो अलग अलग दो लेंस है उनका नाम देंगे अपन। जो अपनी आंखों से, जहां से अपन देखने वाले हैं, आंखों के पास में जो लेंस होगा उस लेंस का नाम होगा नेत्रिका। क्या नाम होगा, नेत्रिका। आईपीस कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और जो आपका लेंस वस्तु के पास में होगा उसे कहेंगे अपन ऑब्जेक्टिव लेंस, यानी कि अभिदृश्यक। ठीक है, तो ये रहा अभिदृश्यक और ये रहा नेत्रिका। ये दो तो समझ में आ गए होंगे, अभिदृश्यक और नेत्रिका। अब क्या होता है, बेसिकली ये रही अपने पास में एक वस्तु। ठीक है, इस वस्तु को रखा गया है अभिदृश्यक के पास में। इसके पास में रखने पर यह जो है एक इमेज का निर्माण करेगी, यानी एक प्रतिबिंब का निर्माण करेगी। कौन, यह उत्तल लेंस। अब ये उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, कैसे अपने प्रतिबिंब बनाते हैं, कहाँ बनाते हैं, ये सब भी सिखाया जाता है। लेकिन आपके सिलेबस में लेंसों के बारे में नहीं दे रखा, आपको लेंसों के बारे में नहीं पढ़ना है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा कैसा बनेगा नहीं पढ़ना है।
इसलिए केवल संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और आपके जो दूरदर्शी आने वाले हैं उनमें जो चीजें हो रही है वो एग्जैक्ट डायग्राम याद रखना, बस ये डायग्राम याद रखना सीधा सीधा, ठीक है, वो काम आएगा। समझने मत बैठ जाना कि यहीं पर क्यों बन रहा है, इसको समझने जाओगे तो फिर ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए अब यह जो अपना है इमेज बना देगा यहां पर, ये देखो जैसे ही ये इमेज बने, अब यह जो प्रतिबिंब है, यह प्रतिबिंब अब इस वाले लेंस के लिए एक वस्तु के रूप में काम करता है और यह लेंस इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है बहुत ही बड़ा, और वो होता है यहां पर। तो ये तो है वस्तु ओ यानी ऑब्जेक्ट, ठीक है, और इसका बनता है प्रतिबिंब जिसे अपन कहेंगे पहला प्रतिबिंब I1 फर्स्ट इमेज, और इस फर्स्ट इमेज को यह वाला लेंस जो आंखों के पास है वो वस्तु के रूप में देखेगा, और इस वस्तु समझ करके इसका जो प्रतिबिंब बनाता है वो बनता है ये रहा प्रतिबिंब 2 जिसे अपन कह रहे हैं I2। और आप देख रहे होंगे कि वस्तु इतनी सी थी और उसका प्रतिबिंब कितना बड़ा बना है। वस्तु एक इतनी सी थी केवल और केवल, उसका प्रतिबिंब इतना बड़ा बन गया। समझ में आ गई बात? यह क्यों बन पाया है? क्योंकि इसके अंदर संयुक्त जो है प्रभाव हो रहा है, एक ही लेंस नहीं है। एक लेंस होती तो केवल इस वस्तु का इतना सा ही भाग दिखाई देता, थोड़ा सा बड़ा दिखता, लेकिन जब यह थोड़ा सा बड़ा भी लिया और इसका जब प्रतिबिंब बनाया तो बहुत बड़ा बना। अब मान लीजिए हम 3 लेंसों का उपयोग करते और इस प्रतिबिंब को भी एज ए या एक वस्तु के रूप में उपयोग करते, प्रतिबिंब आता बहुत बड़ा, फिर है ना, क्या आ जाता प्रतिबिंब, बहुत बड़ा प्रतिबिंब आता। तो इस प्रकार से एक लेंस से अधिक लेंस उपयोग करने पर हम जो है हमारे सूक्ष्मदर्शियों की जो पावर है, जो मैग्निफिकेशन करने की इनकी कैपेसिटी है, उसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। यहां पर याद रखने वाली बात यह है कि आंखों के पास में आने वाला जो लेंस होता है उसे नेत्रिका लेंस कहते हैं, और जो हमारे किसके पास हो, वस्तु के पास, उसे कहते हैं अभिदृश्यक यानी ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक। और ऑब्जेक्टिव लेंस से बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा, पहला वाला जो ये रहा, यह प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के लिए एक वस्तु के रूप में काम करता है। ये छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट है ये अगर आपके दिमाग में रहेंगे तो आप ये डायग्राम बिना देखे भी या मतलब इसको बिना रटे भी एग्जाम में बना पाएंगे, और इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो आप कर पाएंगे, ठीक है। अब यहां पर देखो, यहां दे रखा है कि एफ ई जो है वो ज्यादा होता चाहिए थोड़ा सा, ठीक है, एफ ओ के कंपैरिजन में, पर ये ज्यादा कोई जरूरी नहीं है, इतना ज्यादा इससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछने वाला। आपको तो बस और जो है याद रखना है वो ये डायग्राम याद रखना है। और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अंदर 2 लेंस होते हैं, दोनों के दोनों उत्तल लेंस होते हैं, ये फैक्ट याद रखना, ठीक। अब इसकी भी जो मैग्नीफाइंग पावर है, इसकी वजह से जो आवर्धन होगा वो कितना होगा और वो कैसे निकाला जाएगा उसकी बात करते हैं, ठीक। एक ठीक है, चलिए चलो। अब आप लिखेंगे इसके अंदर m इज इक्वल टू, लिखेंगे फटाफट से, थोड़ा सा पेन की साइज बढ़ा देते हैं, लिखेंगे जल्दी से, m इज इक्वल टू, ये क्या हो रहा है, m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंतिम प्रतिबिंब, ठीक है, ये याद रखना, अंतिम प्रतिबिंब। और अंतिम प्रतिबिंब कौन सा था, वो ये वाले प्रतिबिंब की बात कर रहा है, ये वाला अंतिम प्रतिबिंब, ए डबल डैश बी डबल डैश, ठीक है। तो अंतिम प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश द्वारा द्वारा आंख पर बना कोण, ठीक है। तो अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा आंखों पर जो बना हुआ कोण होता है उसे हम कहते हैं क्या, तो उसे कहते हैं अपना अ, अरे उसका, और जो वस्तु के द्वारा बना हुआ अनुपात है उसके अनुपात को, इसको तो क्या कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। और ऐसे ही आप नीचे लिखेंगे वस्तु के द्वारा
वस्तु द्वारा आंख पर बना अधिकतम आंख पर बना अधिकतम दर्शन कोण या आंख पर बना हुआ कोण। तो जब आपके वस्तु के द्वारा एक तो आंखों पर बना हुआ जो कोण होगा उसे अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे और अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा जो आपका कोण बनाया गया है उसे हम बीटा से रिप्रेजेंट करेंगे और अल्फा और बीटा का जो अनुपात होगा उसे हम कहेंगे मैग्निफिकेशन या फिर आवर्धन समता। समझ में आ गई बात। अब इसके अंदर भी दो अलग अलग केस हैं। पहला केस जैसा कि उसमें भी अपन ने लिया था और पहला केस ये है कि अगर अंतिम प्रतिबिंब जो है वो न्यूनतम दूरी यानी डी के ऊपर ही बन जाए तो क्या होगा। तो लिखेंगे प्रतिबिंब क्या हो गया, प्रतिबिंब न्यूनतम दूरी डी पर हो। ठीक है, प्रतिबिंब जो है वो न्यूनतम दूरी डी के ऊपर हो तो तब क्या होगा, तो m इज इक्वल टू तब हो जाएगा आपका माइनस वी ओ अपॉन में यू ओ इंटू 1 प्लस तो हम बात कर रहे थे, ये बीच में एक्चुअली थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से कट हुआ है। ठीक है, तो डरिएगा मत, आप आगे सुन लीजिए कि आवर्धन समता क्या होती है। पहले हमें यह पता होना चाहिए, है ना। तो आवर्धन समता होती है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की अंतिम प्रतिबिंब जो बनेगा ए डबल डैश बी डबल डैश उसके द्वारा बना हुआ जो कोण है उसको हम कहते हैं बीटा और वस्तु के द्वारा आंख पर बना हुआ जो अधिकतम कोण होता है उसे हम कहते हैं एल्फा। क्या कहते हैं, एल्फा। ठीक है, तो ये जो बीटा और एल्फा का अनुपात होगा उसे हम कहेंगे आवर्धन समता, जिसे हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां पर भी आवर्धन समता के दो अलग अलग केस हैं। तो अलग अलग केस कौन से हैं, तो पहला केस बनता है कि यदि जो अंतिम प्रतिबिंब बन रहा है वह अंतिम प्रतिबिंब न्यूनतम दूरी जो डिस्टिंक्ट विजन था डी डिस्टेंस पर ही बना हो। अब ये केस वहां लिखा हुआ होगा कि प्रतिबिंब कहां बन रहा है, डी पर बन रहा है, अनंत दूरी पर बन रहा है, ऐसे। ठीक है, तो अगर डी पर बन रहा हो तो फिर आप उसका जो मैग्निफिकेशन कहेंगे या जो एम की वैल्यू होगी वो होगी माइनस वी नॉट अपॉन में यू नॉट इंटू 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। ठीक है, अब ये वी ओ यू ओ क्या है ये अभी बता रहा हूं मैं, एक बार इसको समझते हैं फिर। और अगर अंतिम प्रतिबिंब अनंत दूरी पर बन रहा हो तो मैग्निफिकेशन पावर क्या होगी, तो m इज इक्वल टू माइनस वी नॉट अपॉन में यू ओ इंटू डी अपॉन में एफ ई। अब दोनों ही जगह देखो कुछ चीजें आई है, जैसे कि एक तो आया है वी ओ, एक आया है यू ओ और एक आया है एफ ई और एक आया है डी। डी की वैल्यू कल ही बता दी गई थी, क्या थी डी की वैल्यू, 25 सेंटीमीटर और वही रहेगी। ठीक है, वीओ, वीओ का मतलब है जो हमारे पास अभिदृश्यक लेंस था, या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस था उससे उसके द्वारा बने हुए प्रतिबिंब की कितनी दूरी है, और वो आपको यहां दिख जाएगी। ये रहा, देखिए इस डायग्राम के अंदर अगर आप आराम से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, ये रहा वीओ, ये रहा। ठीक है, डरना बिल्कुल भी नहीं है, ये रहा आपका वीओ और एक आपसे बोला गया है यूओ, तो यूओ होता है ये वाली डिस्टेंस। ठीक है, तो यूओ और वीओ जो है वो क्या है, तो जो हमारा
अभिदृश्यक लेंस है। ये दोनों क्या है, लिख लेते हैं यहां पर, ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस से, ऑब्जेक्टिव लेंस से क्या, काई की दूरी से वस्तु तथा प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी। और जो हमारे पास ये एफ ई है, एफ ई का मतलब है जो हमारा आई पीस वाला लेंस है या जो नेत्रिका लेंस है, ये वाला जो नेत्रिका लेंस है, इसकी फोकस दूरी कितनी है या फोकल लेंथ, ठीक है। तो ये किसकी है, नेत्रिका लेंस की, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी। क्लियर। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो है ये फॉर्मूले दोनों के दोनों समझ में आ गए होंगे, केस, और आप ये समझ पाए होंगे कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी किस प्रकार से एक सरल सूक्ष्मदर्शी से जो है ज्यादा आवर्धन क्षमता को विकसित करता है या कैसे उसकी आवर्धन क्षमता बढ़ती है, ठीक है। तो अब आपको सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी दोनों के दोनों अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। किसी भी प्रकार का इन दोनों के अंदर कोई डाउट हो तो आप बेझिझक अपना डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब आप इन दोनों को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, दोनों के डायग्राम बनाना सीख लीजिएगा। हो सकता है यहां पर सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के डायग्राम आपको सही नहीं दिखे हो, तो एक बार कोशिश करिएगा कि आप अपनी किसी बुक में से या फिर गूगल पर सर्च मार के आप डायग्राम देख सकें। अन्यथा ये डायग्राम जो है हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध करवा देंगे, आप जुड़े रहिएगा। देखिए टेलीग्राम पर ऐप पर जो कंटेंट है वो अभी नहीं अपलोड किया जा रहा है, उसके पीछे बहुत सारे रीजन है, व्यस्तताएं भी है, टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो अभी हम एक बार यूट्यूब पर क्लासेस प्रोवाइड करवा दे रहे हैं, एक बार जब कोर्स हो जाएगा फिर बहुत सारी चीजें हम वहां पर करने वाले हैं ना। अभी एक साथ में घचड़ पचड़ हम नहीं कर सकते और हमारे पास में इतनी बड़ी टीम नहीं है कि हम जो है सब चीजों को एक साथ मैनेज करवा देवे। क्लियर। ये आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सुविधा दी जा रही है, तो बेझिझक इसमें जो है आप खुद भी समझ सकते हैं कि भाई इसके अंदर जो है सिस्टम को धीरे धीरे ही आगे बढ़ाया जा सकता है। लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अगली क्लास में बहुत ही बढ़िया अच्छे से टॉपिक दूरदर्शी के साथ में, टेलीस्कोप के साथ। अभी आपने देखा कि चीजों को कैसे बड़ा किया जा सकता है, और अगला जो टॉपिक होगा उसमें आप ये सीखेंगे कि कैसे बहुत दूर की वस्तुओं को देखा जा सकता है। यहां पर बैठे बैठे हम कैसे चंद्रमा और सूर्य को देख सकते हैं एक छोटे छोटे गोलों के रूप में। ठीक, धन्यवाद।